guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to teach you the fourth part of your syllabus. जो फोर्थ लेक्चर में आज प्रोवाइड करने वाला हूँ रिलेटेड टू द क्विक रिवीजन हम कर रहे हैं किसका, लक्ष्मीकांत का। ठीक है, पहले 3 पार्ट्स मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से आपको सभी डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ कंटेंट आपको याद रखना है, इसमें हम रिवीजन पे कर रहे हैं। आप WS Academy ऐप डाउनलोड कर सकते हो टू गेट द स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा, WS Academy को डाउनलोड करना है, वहाँ पर स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाना है, वहाँ पर मटेरियल अपलोडेड होगा। किसके लिए? इस क्विक रिवीजन सेशन का मटेरियल आपको WS Academy पे मिलेगा, डाउनलोड करना है। ठीक, इसके अलावा हमने टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की हुई है। ठीक है, रिलेटेड टू फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट जो हैं, जो आपका नवंबर में एग्ज़ाम होने वाला होगा। ठीक है, हमने इसमें 10 टेस्ट्स आपके लिए रखे हैं, जिसमें आप क्या कर सकते हो, टाइम टू टाइम टेस्ट को दे सकते हो। टाइम गैप बीच में रहेगा, जो 1-2 टेस्ट के बीच में, सो दैट आपको बीच रिवाइज करने का टाइम मिलेगा, उस हिसाब से आप टेस्ट को कंडक्ट कर सकते हो। ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट होगा, 120 क्वेश्चन होंगे एज़ पर JK SSB। जिस तरीके से करता है, टाइम उतना ही मिलेगा आपको जितना होता है 2 आवर्स का। जो सिलेबस में दिया है किस कंपोनेंट के कितना मार्क्स है, उस तरीके से आपको टेस्ट सीरीज़ जो है मिल जाएगी। आप ज्वाइन कर सकते हो, WS Academy डाउनलोड करना है, वहाँ पर आपको जो है आप वहाँ पर बाई कर सकते हैं। अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है, दैट वाज अबाउट द 6-7 यूनिट्स मैंने आपको पढ़ा है। आज जो हम पढ़ने वाले, मैंने लास्ट 3rd लेक्चर में मैंने एक तो फंडामेंटल राइट्स को आपको याद करवाया था पूरे डिटेल में, रिट्स को भी मैंने एक्सप्लेन किया था, और उसके बाद आज जो हम उसके बाद डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज़ बताई थी, गांधीयन प्रिंसिपल्स मैंने आपको बताए थे, गांधीयन डायरेक्ट प्रिंसिपल मैंने आपको बताए थे। उसके बाद मैंने आपको बताया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में हमने कौन कौन सा डायरेक्ट प्रिंसिपल का ऐड किया है, और 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में कौन कौन से डायरेक्ट प्रिंसिपल्स हमने ऐड किए हुए हैं। उसके बाद मैंने आपको ये बताया हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, अगर दोनों में कन्फ्लिक्ट होता है कौन प्रिवेल करता है एट द एंड। और मैंने आपको केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला मैंने आपको बताया है। और मैंने एट प्रेजेंट ये बताया है कि एट प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन अगर फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड जो है वो है कि आप अमेंड कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन को, बट आपको बेसिक स्ट्रक्चर जो है चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आज सारा कुछ डिटेल मैंने अमेंडेबिलिटी भी आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन को, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किस तरीके से कर सकते हैं। मैंने आपको ठीक है, शंकरी प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन, ठीक है, मैंने आपको बताया था। मैंने आपको मिनरवा मिल्स केस का बताया था, मैंने केशवानंद भारती केस आपको बताया था। ठीक है, मैंने कोर्ट की रूलिंग्स भी आपको बताया था। ये 4th लेक्चर आप वहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाना है जो है, आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती है समझना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट यही बनता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ये कहाँ से हमने बारो किया, आपको बोलना USSR से। ठीक है, आज इसको जनरली हम रेशिया बोलते हैं, और बाकी पार्ट्स में वो बाकी पार्ट्स अलग हो गए इसको, तो USSR से हमने बारो किया है इसको। दूसरा पॉइंट ये बनता है, ये किस पार्ट में आता है, आपको ना पार्ट 4th A। पार्ट 4th में डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज थी, और पार्ट 4th A में क्या आ रहा है, पार्ट 4th A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ और आर्टिकल 51A। ये तीनों के 3 ऑप्शंस आपको याद रखने हैं, तीनों के 3 स्टेटमेंट से पूछा जाता है। टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ को आप याद रखोगे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, और 11 के 11 आपको टिप्स पे होने चाहिए। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं याद रखना आपको। ठीक है, एज पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 अमेंडमेंट पढ़ के जाना एग्जाम के लिए कि क्या क्या हुआ है इस 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में। 10 ड्यूटीज़ को इंक्लूड किया गया था। 10 ड्यूटीज़ को, जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 हुआ, उसमें 10 ड्यूटीज़ को इंक्लूड किया गया। मतलब ये है कि फिर 11th ड्यूटी आ गई। ये कहाँ से आई, आपको याद रखना। 11th ड्यूटी जो है वो 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ऐड किया गया। तो दैट मीन्स अगर जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, वहाँ पर हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एक टाइम पे, और फिर 1 को और ऐड किया हमने अलग टाइम पे। तो ये किया 1976 में, ये 10 पहले वाले 10 और लास्ट वाला एक जो है वो 11th ड्यूटी जो है उसको 82nd कॉन्स्टिट्यूशन 2002 में किया। ये डिफरेंस क्रिएट हो रहा है यहाँ पर। उसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटी जो है बिकेम ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज द रिकमेंडेशंस ऑफ सरवना सिंह कमेटी। याद रखना, एक कमेटी बिठाई गई थी, उसका हेड था सरवना, उसका नाम था सरवना सिंह कमेटी, और इसने
रिकमेंडेशंस दी हैं रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो याद रखना, सर्वनंद सिंह कमेटी अगर पूछा जाएगा कि सर्वनंद सिंह कमेटी इज रिलेटेड विद फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, व्हाट यू हैव टू डू, यू नीड टू टिक द ऑप्शन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़, राइट। उसके बाद व्हाट ठीक है, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है इसके बारे में, किसके बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज़। पॉइंट्स आउट फाउंडेशन ऑफ कंपोज्ड कल्चर इन संस्कृत एंड लिटरेचर, ठीक है, पॉइंटेड आउट फाउंडेशन ऑफ द कंपोज्ड कल्चर इन संस्कृत एंड लिटरेचर। इसने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, इसको पॉइंट आउट किस तरीके से किया, ये फाउंडेशन ऑफ कंपोज्ड कल्चर, कंपोज्ड कल्चर के बारे में इसको थोड़ा सा लिंक किया गया है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो एप्लीकेबल है सभी सिटीजन के लिए, ओनली टू इंडियन सिटीजन के लिए, मतलब जितने भी इंडियन सिटीजन उन सब के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज जो है एप्लीकेबल है। उसके बाद क्वेश्चन है यहाँ पर, इज देयर एनी प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ एनी ऑफ दिस ड्यूटीज टू प्रिवेंट देयर वायलेशन। क्या ऐसा कोई प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कि जब इसको इन्फोर्स किया जाता है, ठीक है, इसके इन्फोर्समेंट के लिए, ठीक है, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि इसको इन्फोर्स करना है, मतलब ऐसा कोई प्रोविज़न है कि हम क्या कर सकते हैं, अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं हमें ये दिया गया है कि ड्यूटीज़ आपको है, आपको ये परफॉर्म करनी है, अगर हम उन ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं करेंगे, दैट मीन्स क्या उसकी वायलेशन, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की वायलेशन अगर हो रही है, क्या कोई ऐसा प्रोविज़न है कि हम क्या कर सकते हैं, इसको कोर्ट में जा सकते हैं या इन्फोर्सिबल है, तो आपको बोलना है बिल्कुल आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो, मतलब ऐसा कोई प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है इसके इन्फोर्समेंट के रिलेटेड, ठीक है या अगर उसका कोई भी वायलेशन होता है। उसके बाद लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़, मैंने आपको पहले बोला 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ का लिस्ट याद रखना है। लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज सिटीजन्स के लिए, सबसे पहले टू अबाइड एंड रेस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के रेस्पेक्ट के बारे में बात की गई है, रेस्पेक्ट करना है फ्लैग को, रेस्पेक्ट करना है नेशनल एंथम को, ये आपको याद रखना है। मैं आपको ये फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग जो है ये आपको इंडियन ईयर बुक से मैं आपको क्लियर कराऊंगा। नंबर सेकंड बोला गया टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, जो भी फ्रीडम स्ट्रगल हुआ है उनके जो नोबल आइडियल्स जो हैं उनको फॉलो करना है, उनको चेरिश करना है। नंबर थर्ड टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रोटेक्ट करना है इंडिया की सॉवरेनिटी को, अपहोल्ड रखना है इंडिया की सॉवरेनिटी को, इसकी यूनिटी को, इंटीग्रिटी की यहाँ पर बात की गई है। फोर्थ टू डिफेंड द कंट्री को डिफेंड करना है, बचाना है, एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन रिक्वायर्ड, और जब भी ज़रूरत पड़े तो नेशनल सर्विस रिक्वायर जो है रेंडर कर सकते हैं। फिफ्थ तो बोला गया प्रमोट कॉमन ब्रदरहुड, इस्टेब्लिश डिग्निटी ऑफ वुमेन, कॉमन ब्रदरहुड फ्रेटर्निटी जनरली जिसको बोला जाता है, प्रमोट करो, कॉमन ब्रदरहुड को प्रमोट करो। और दूसरा बोला गया है कि वुमेन्स की डिग्निटी के बारे में बताया गया है। तो ये सभी की वर्ड्स हैं जिनको मैंने हाईलाइट किया, सभी की वर्ड्स है, की वर्ड से आपको पहचानना है, रट्टा याद करके नहीं जाना, की वर्ड्स को पहचान के ही आपको वहाँ पर क्लिक कर सकते हो। प्रिजर्व रिच हेरिटेज, जितने भी हेरिटेज आपके पास है उनको प्रिजर्व करना ज़रूरी है। उसके अलावा सेवंथ क्या बोला जाता है, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल इन्वायरमेंट, यहाँ पर इन्वायरमेंट की भी बात की गई। और अगर आपको याद होगा मैंने आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी, फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आपको पढ़ाया, वहाँ पर मैंने इन्वायरमेंट की मैंने बात की थी, ठीक है। तो यहाँ पर भी, वहाँ पर वाइल्ड लाइफ इन्वायरमेंट में मैंने बात की, यहाँ पर भी हम नेचुरल इन्वायरमेंट जो है इसको प्रोटेक्ट करना है, इसको इंप्रूव करना है, मतलब इंप्रूव का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगा लो, ज़्यादा से ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करो, ये इसको रेफर करता है। एट्थ बात करेंगे डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिटी, ठीक है, एंड स्पिरिट ऑफ इनक्वायरी, ठीक। उसके बाद नाइन्थ जो है सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड, ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करना है, ठीक है, और वायलेंस नहीं चाहिए होगा, ठीक है, और कोई भी वायलेंस नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है टेंथ जो है स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, एक्सीलेंस के लिए स्ट्राइव करो इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज़, ठीक है याद रखना है, एक्सीलेंस के रिलेटेड एक पॉइंट बताया गया है जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आपको याद रखना है। उसके बाद ये तो हो गए 10 हो गए जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 में ऐड किया गया था। लेकिन 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो है इसको ऐड किया गया 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, याद रखना इस डेट को। उसके बाद इसमें बोला गया एवरी सिटीजन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन बिटवीन एजुकेट टू चिल्ड्रन को एजुकेट प्रोवाइड करनी है, एजुकेशन प्रोवाइड करना है बिटवीन 6 to 14 ईयर्स, ये भी एक सिटीजन की ड्यूटी है कि अपने बच्चों को क्या करना है, एजुकेशन प्रोवाइड करनी है।
जो कि 6 to 14 ईयर एज की हम बात कर रहे हैं। मैंने फंडामेंटल राइट्स को आपको बताया था, वहाँ पर क्या बताया गया था, वहाँ पर बताया गया था कि एजुकेशन के बारे में, यहाँ पर भी बताया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, यहाँ पर 6 to 14 ईयर एज में जो है ये बताया गया है। ठीक, गांधी का अगर आप सुनोगे वहाँ पर क्या बताया गया है, वहाँ पर एजुकेशन की भी बात की गई है गांधी प्रिंसिपल्स में, लेकिन वहाँ पर अप टू द एज ऑफ 6 की बात की गई है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ में 6 to 14 की बात की जा रही है। ये हो गया आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी कंप्लीट। उसके बाद क्विक रिवीजन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स, कौन कौन सी बिल्स होते हैं जिनको आपको टिप्स पे याद रखना है। सबसे पहले अंडर आर्टिकल 368 याद रखना है, विद द पावर्स ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आर्टिकल 368 क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये एम्पावर करता है पार्लियामेंट को टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन एनी ऑफ द टू हाउसेज। बिल आप राज्यसभा में भी कर सकते हो इंट्रोड्यूस, बिल आप लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हो विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बगैर, ऐसा भी बिल होता है। बिल्स को आप इंट्रोड्यूस करोगे राज्यसभा में, लोकसभा में, विद प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, इस तरीके के बिल्स भी होती है। पास्ड बाय ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जब बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं फिर दोनों हाउस इसको पास करते हैं, राज्यसभा भी पास करेगा, लोकसभा भी पास करेगा, इस तरीके से चलता है। ये मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहा हूँ किस किस तरीके से आप कर सकते हो। मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है जब भी आपको बिल, दैट मीन्स हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जब हम बात करते हैं तो प्रायर परमिशन प्रेसिडेंट की ज़रूरत होती है। कोई ऐसी बिल होती है जिसमें प्रेसिडेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप दोनों हाउस में पास कर सकते हो। ये हम पढ़ना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्स का क्या क्या प्रोसीजर होता है। मेजॉरिटी की बात करते हैं, करेंगे 2/3 मेजर, स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है जब हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स की बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है तो आर्टिकल 368 ये पावर देता है पार्लियामेंट को, तो आप अमेंड कर सकते हो। बिल्स को आप इंट्रोड्यूस करोगे, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है आप इसको इंट्रोड्यूस करोगे, किस में, पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करोगे, किसी भी हाउस में, बाय विदाउट एनी रिकमेंडेशन, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है। उसके बाद इसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को जब पास किया जाता है, इसको दोनों हाउस सेपरेटली पास करेगा, राज्यसभा भी करेगा अपने तरीके से, लोकसभा भी करेगा। उसके बाद इसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को पास करने के लिए मेजॉरिटी की जरूरत है। याद रखना ये क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी, कौन सी मेजर, आपको स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है, 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट वोटिंग, 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए और वोट भी करने चाहिए। 2/3 समझ आ रहा है ना, 100 को मल्टीप्लाई करो 2/3 से मतलब 33, आपको याद रखना है 66% का क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होनी चाहिए और वोट भी करने चाहिए। मस्ट बी मोर देन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, मतलब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से ज़्यादा। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होता है, सिंपल मेजॉरिटी क्या होते हैं, कौन सी बिल जो है किस मेजॉरिटी से पास किया जाता है, ये कौन कौन सी चेंजेस प्रोविजन, कौन कौन से अमेंडमेंट्स किए जाते हैं, किस अमेंडमेंट के लिए कौन सी मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। अबाउट 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो आपको बोला जाए 24th 1971 में होता है 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव असेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ये ऑब्लिगेटरी है, ठीक है, ये ऑब्लिगेटरी है प्रेसिडेंट के लिए, इंपॉर्टेंट है, ऑब्लिगेटरी है प्रेसिडेंट के लिए कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के लिए असेंट देना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है इसको पास किया जाता है, पार्लियामेंट को एम्पावर किया जाता है। आप क्या कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर सकते हो अंडर आर्टिकल 368। फिर बोला जाता है इसको इंट्रोड्यूस करोगे, किसी भी हाउस में आप इंट्रोड्यूस करोगे और उसके बाद प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है, और दोनों हाउस के थ्रू पास करना है, इंट्रोड्यूस करना है, किसी भी हाउस में पास होगा, दोनों हाउसेज में मेजॉरिटी स्पेशल ज़रूरत है। और 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि प्रेसिडेंट जो है उसके लिए ऑब्लिगेटरी है कि वो अपना एसेंट इस कॉन्स्टिट्यूशन बिल के लिए देना ही देना है। कुछ समझ में आ रही है, तो दैट मीन्स ये तो बहुत आसान है इस बिल को ये करना। अगर मेजॉरिटी गवर्नमेंट होती है, जैसे कि अभी मोदी गवर्नमेंट है मेजॉरिटी में, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल वो ईजिली पास कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि राज्यसभा लोकसभा दोनों साइड से मेजॉरिटी आपको देख रहे हो, ईजिली वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, आर्टिकल 360 के जरिए से वो अमेंड कर सकते हैं, और प्रेसिडेंट को क्या करना है, एसेंट देना ही देना है। उसके बाद टाइप्स ऑफ मेजॉरिटीज़, कौन कौन से मेजॉरिटीज़ हमारे पास हैं, 4 टाइप्स ऑफ मेजॉरिटीज़। एक है सिंपल मेजॉरिटी, दूसरा है हमारे पास एब्सोल्यूट, तीसरा है इफेक्टिव और चौथा है स्पेशल। जब हमारे पास क्या होंगे, ग्रेटर देन 50% ऑफ द मेंबर्स, मोर देन 50% मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग एक्सक्लूडिंग मेंबर्स एब्सेंटिंग। इसमें क्या बोला जाता है, सिंपल मेजॉरिटी में मोर देन 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए, जितने भी लोकसभा मेंबर्स हैं या राज्यसभा मेंबर्स हैं उसका 50% निकालोगे। 50% जो ही निकाला, अगर लोकसभा में सपोज 100 मेंबर्स है, उसके आपको 50% जो ही निकाला 50 मेंबर्स, मतलब 50 मेंबर्स, 51 मेंबर्स, 52 मेंबर्स। इसका मतलब इस बिल को पास करने के लिए जो होता है 4 टाइप से, मतलब एक बिल को पास करते हैं स्पेशल में, तो मतलब आप क्या बताओगे, आप बोलोगे 50% जो होने चाहिए वो प्रेजेंट होने चाहिए और वोट भी देने चाहिए। उसमें जो एब्सेंट होगा उनको इंक्लूड हम नहीं करते। ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो इसमें जो एब्सेंटीज होते हैं उनको इंक्लूड नहीं किया जाता है, ये कीवर्ड है यहाँ पर, ठीक है।
उसके बाद एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, मैं इसको एग्जांपल नहीं बताऊंगा क्योंकि ये रीजन हम कर रहे हैं, रीजन में ये चीज़ें नहीं होते हैं। फिर है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है, इसमें भी ग्रेटर देन 50% मेंबर्स होने चाहिए, लेकिन इसमें एब्सेंटी वाले को इंक्लूड करता है। अगर एब्सेंट लोग हैं उनको भी इंक्लूड किया जाता है, या याद रखना है। सिंपल मेजॉरिटी में ग्रेटर देन 50% मेंबर्स होने चाहिए, जो प्रेजेंट और वोटिंग है एक्सक्लूड किया जाता है किनको जो एब्सेंट है, लेकिन यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है एब्सेंट। दोनों का डिफरेंस समझ में आ रहा है, सिंपल और एब्सोल्यूट का। उसके बाद जो है इफेक्टिव में भी क्या चाहिए आपको, 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, जो हाउस की स्ट्रेंथ है एक्चुअल जो प्रेजेंट है, मतलब इफेक्टिव स्ट्रेंथ जो भी है हाउस की, ठीक है, जहां पर वैकेंसीज को इंक्लूड नहीं किया जाता। याद रखना है, जहां पर वैकेंसी अगर कहीं पर है, सपोज राज्यसभा, सपोज लोकसभा में सपोज 450 सीट्स हैं, तो आपको याद रखना है 450 या 550 आपके पास सीट्स हैं राज्यसभा में, लोकसभा में, तो दैट मीन्स आप क्या करोगे, आपको 50% से ज़्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है, जिसको बोलते हैं इफेक्टिव स्ट्रेंथ। लेकिन अगर वैकेंसी है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर अभी 550 टोटल सीट्स हैं, लेकिन सिर्फ टोटल 540 ही प्रेजेंट हैं, तो दैट मीन्स इनको आप इंक्लूड नहीं करोगे, जो ये 10 जो है ये सीट्स, जो ये वैकेंसी, एब्सेंट नहीं मैं बोल रहा हूँ, वैकेंसी में बोल रहा हूँ, वैकेंसी वालों को इंक्लूड नहीं करना है, लेकिन बाकी जो है तो इसको बोला, इससे 540 से आपको फिर निकालना है, इसको इफेक्टिव स्ट्रेंथ बोलते हैं। उसके बाद स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 61, 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, जो भी हाउस है उसकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, 2/3 टोटल स्ट्रेंथ हाउस की। अगर सपोज 100 है, उसकी क्या करना है, 2/3 आपको करना है, मतलब 66 मेंबर्स। लेकिन इसमें इंक्लूड करते हैं वैकेंसीज को, इंक्लूड किया जाता है, यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है वैकेंसी। तीनों का डिफरेंस, चारों का 4 का डिफरेंस देखो, यहाँ पर मोर देन 50% चाहिए, यहाँ पर भी मोर देन 50% चाहिए, यहाँ पर भी मोर देन 50% चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी एक ऐसी मेजॉरिटी जहाँ पर क्या चाहिए, 2/3 चाहिए आपको, यहाँ पर मोर देन 50%, यहाँ पर उससे ज़्यादा है, लेकिन किसकी, टोटल स्ट्रेंथ हाउस की। लेकिन यहाँ पर 50% सिंपल मेजॉरिटी में एक्सक्लूड किया जाता है एब्सेंटीज को, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में एब्सेंटीज को इंक्लूड किया जाता है, और इफेक्टिव में वैकेंसीज को कंसिडर नहीं किया जाता है, लेकिन स्पेशल में वैकेंसीज को कंसिडर किया जाता है। लेकिन स्पेशल मेजॉरिटी के भी 2 कैटेगरीज हैं, एक है अंडर आर्टिकल 49 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 249 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 249 के हिसाब से क्या होता है, 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। यहाँ पर भी 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट इन वोटिंग, यहाँ पर कितने प्रेजेंट हैं, कितने वोट कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको लेना है। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल 368 का क्या बोल रहा है, 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट इन वोटिंग, एक तो ये है, प्लस एज वेल एज मेजॉरिटी शुड बी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, दोनों मेजॉरिटी यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। एक दैट मीन्स आर्टिकल 249 जो बोल रहा है वो यहाँ पर भी 360 में भी सेम यही, यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है, देखो यहाँ पर जो है ना, ये मैंने बोला वो यहाँ पर भी है, लेकिन फिर डिफरेंस क्या है, इसमें ऐड करना है आपको, मेजॉरिटी शुड बी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ द हाउस, मेजॉरिटी यहाँ पर क्या लेनी है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आपको लेनी है। बिल्स के बारे में इंपॉर्टेंट है, बिल्स जो होते हैं जो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस की जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउ लेजिस्लेचर प्रोसीजर इनिशिएट, किस तरीके से हम लेजिस्लेटिव प्रोसीजर को इनिशिएट करते हैं। एक लेजिस्लेटिव प्रोसीजर जो होता है इनिशिएट होता है बिल के फॉर्म में। हाउ ए बिल बिकम ए लॉ, बिल कैसे लॉ बनती है, ठीक है, बिकम्स ए लॉ, एक बिल जो है वो लॉ कैसे बनता है। व्हेन ए बिल इज पास्ड इन बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जब एक बिल जो होती है दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट में पास करते हैं, उसके बाद असेंटेड बाय द प्रेसिडेंट, उसके बाद प्रेसिडेंट असेंट देता है, उसके बाद ये बिल क्या कन्वर्ट होती हैं, लॉ बनता है। ये आपको समझ में आया। अब हमारे पास कौन कौन से बिल्स हैं, ये आपको समझ में आया प्रोसीजर क्या होता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ बिल्स हमारे पास ऑर्डिनरी बिल है, मनी बिल है, फाइनेंशियल बिल है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। क्वेश्चन जनरेट होता है, सर ये बताओ कि ऑर्डिनरी बिल का मतलब क्या है। मैं बताऊंगा, ऑर्डिनरी बिल जो होती है, ठीक है, बिल्स इंट्रोड्यूस, हाँ, सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑर्डिनरी बिल की बात करेंगे। ऑर्डिनरी बिल का मतलब ठीक है, कंसर्न विथ एनी मैटर अदर देन फाइनेंशियल बिल, मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। दैट मीन्स एक ऐसी बिल जो कि अदर देन किससे, मतलब फाइनेंशियल बिल जो भी है, फाइनेंशियल बिल को हम जानेंगे, मनी बिल के अलावा या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, इनके अलावा जितने भी बिल्स बचते हैं उनको हम ऑर्डिनरी बिल्स बोलते हैं। इसका मतलब हमें मनी बिल, फाइनेंशियल बिल इनको समझना होगा, तो दैट मीन्स इसको ऑर्डिनरी बिल का हम नाम देते हैं। क्वेश्चन बनता है, हाउ सच बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस, ये बिल्स हम किस तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं। इसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं किसी भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में, जो भी आपका हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इसको आप इंट्रोड्यूस करो ऑर्डिनरी बिल को। क्या प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशंस की जरूरत है, नहीं। अगर आपको ऑर्डिनरी बिल को पास करवाना है, आप किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हो विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। और मेजॉरिटी कौन सी चाहिए, आपको बोलना सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत होती है। इस तरीके से जब भी आप बिल्स पढ़ोगे, आपको एक चार्ट बनाना है, उस चार्ट में आपको लिखना है कौन सी बिल है, ठीक है, किस हाउस में पास किया जाता है। अगर ये लोकसभा आप लिखते हो, यहाँ पर राज्यसभा लिखते हो, यहाँ पर प्रेसिडेंट का एसेंट लिखते हो। फिर सपोज मैंने लिखा ऑर्डिनरी बिल, तो यहाँ पर बिल का नाम आप लिखोगे, ये लिखा आपने ऑर्डिनरी बिल। मैं बोलता हूँ जो ही आप ऑर्डिनरी बिल का लिखते हो, नंबर 1 ऑर्डिनरी बिल आपने किया।
ये आप बिल्स का नाम लिखोगे, बिल्स का नाम। यहाँ पर आपने लिखा इस बॉक्स में ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल को किसी भी हाउस में पास कर सकते हैं, आप बोलोगे इधर हाउस पे इसको भी टिक करोगे, इसको भी टिक करोगे। क्या प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की जरूरत है, आप बोलोगे बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं है। फिर बोला जाएगा प्रेसिडेंट का एसेंट, ठीक है, एसेंट की जरूरत होती है, यहाँ पर आप एसेंट लिखोगे। आ रही बात समझ, यहाँ पर क्या लिखोगे आप, एसेंट आप यहाँ पर लिखोगे। तो फिर यहाँ पर ये प्रेसिडेंट का क्या होता है, ये प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशंस होती है, ये प्रेसिडेंट का एसेंट होता है। तो अगर इसको प्रेसिडेंट का एसेंट होता है लास्ट पे, इसको आप टिक करोगे। फिर आपको एक और बिल उठाओगे, सपोज कोई भी बिल एक्स है, वो कोई फाइनेंशियल बिल है, मैं बोलूँगा फाइनेंशियल बिल सपोज लिखा, लोकसभा में पास करेंगे, ठीक है। क्या राज्यसभा में होता है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। क्या प्रेसिडेंट का ऐसे रिकमेंडेशन की जरूरत है, बिल्कुल करोगे। आप क्या एसेंट होता है, बिल्कुल करोगे। इस तरीके से आप बिल्स को डिफरेंशिएट कर सकते हो। ये मैंने आपको एक ट्रिक बोली है जो याद रखने के लिए। सेकंड बिल हम पढ़ रहे हैं, फिर सेकंड बिल जो हमारे पास है ऑर्डर के हिसाब से, वो है मनी बिल, क्योंकि मैंने इसको लिख कर रखा है। पहले हम ये इसकी बात करेंगे और अब इसकी बात करेंगे, सीरियल वाइज मैंने लिखा है। फिर आप नोट किसी भी तरीके से पढ़ो, बट सीरियल वाइज चलना है। मनी बिल की बात करेंगे अंडर आर्टिकल। सबसे पहले आर्टिकल 110 हमें क्या किसके बारे में बताता है, मनी बिल के बारे में। ये क्या होता है, ठीक है, डील्स विथ मनी बिल किसके साथ डील करता है, टैक्सेस, जो भी टैक्स होता है, जो भी आप बोरोइंग्स करते हो, जो भी कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया जो होता है, या कंटीजेंसी फंड की बात कर रहे हैं, ठीक है, या ऑडिट होता है, या अकाउंटिंग होती है, ये सारा कुछ मनी बिल में आता है। क्वेश्चन अगर पूछा मनी बिल डील्स विद, आपको बोलना टैक्सेस, बोरोइंग्स, कंसोलिडेशन फंड, कॉन्टीजेंसी फंड, ठीक है, और कॉन्टीजेंसी फंड, ऑडिट और अकाउंटिंग, ये सारा मनी बिल में आता है। आर्टिकल 110(9) क्या बोल रहा है, आर्टिकल 109 बोल रहा है गिव स्पेशल प्रोसीजर रिगार्डिंग मनी बिल। एक स्पेशल प्रोसीजर मिलता है किसको, मनी बिल के बारे में, वो हमें बताता है आर्टिकल 109। वेयर टू ऑरिजिनेट, इसको ऑरिजिन, इसका ऑरिजिन कहाँ पर, कहाँ से आप इसको ऑरिजिन कर सकते हैं, इसका ऑरिजिनेशन कहाँ पर होता है, आपको बोलना है लोकसभा में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया, इसको हम ऑरिजिन कर सकते हैं लोकसभा में, ना कि राज्यसभा में। क्या प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशंस की जरूरत होती है, अगर इसको इंट्रोड्यूस करना है, ओनली आफ्टर, ठीक है, ओनली आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, यहाँ पर प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशंस की जरूरत होती है। इसको आप तभी इंट्रोड्यूस कर सकते हो जब तक आपको प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशंस नहीं चाहिए। दैट मीन्स प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन का होना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। रोल ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का मनी बिल के केस में क्या रोल है, आप बोलोगे दो द बिल इज सेंट टू राज्यसभा आल्सो, बिल को राज्यसभा में बेचा जाता है, बट इवन राज्यसभा इफ रिजेक्ट, बट अगर इवन राज्यसभा इसको रिजेक्ट भी करता है या रिटर्न भी करता है इस बिल को 14 दिन के अंदर अंदर, द बिल कैन टू बी डीम्ड पास, स्टिल इस बिल को पास हम करते हैं। यहाँ पर आप याद रख सकते हो। फिर फाइनेंशियल बिल की बात की जा रही है। फाइनेंशियल बिल का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसी बिल होते हैं जो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, देखो डिफरेंशिएट आपको पता चलना चाहिए, मनी बिल और फाइनेंशियल बिल में फर्क क्या है। जब आप टैक्स, बारो, कंसोलिडेशन, कॉन्टीजेंसी, ऑडिट और अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं, ये याद रखना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बट नॉट सर्टिफाइड एज मनी बिल। जब आप रेवेन्यू की बात करेंगे और एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, लेकिन आपको इसको सर्टिफाई नहीं मिलता है, मतलब इसको सर्टिफाई नहीं होता है एज ए मनी बिल। इसको किसके जरिए से, मनी बिल कौन सर्टिफाई करता है, मनी बिल को सर्टिफाई करता है स्पीकर जो होता है लोकसभा का। जब हमारे पास रेवेन्यू हो या एक्सपेंडिचर हो, लेकिन उस रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को उसको सर्टिफाई नहीं किया जाता एज ए मनी बिल स्पीकर के जरिए से, इसको हम नाम देता है फाइनेंशियल बिल। अरे बस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्पीकर की सर्टिफिकेशन की बात है, ठीक है। वायर टू इंट्रोड्यूस, इसको हम इंट्रोड्यूस कहाँ करें, ओनली बाय इंट्रोड्यूस्ड, ओनली इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। याद रखना, इसको भी इंट्रोड्यूस लोकसभा में करते हैं। किसके रिकमेंडेशंस पे, आपको याद रखना है प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशंस पे। दोनों सेम है, यहाँ पर भी आप इसको जैसा कि इसको ऑरिजिन कहाँ पर करते हैं, लोकसभा में करते हैं, और प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहे बिल्कुल चाहिए, यहाँ पर भी यही होता है, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं लोकसभा में, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन होनी चाहिए। इसको हम पास कर सकते हैं दोनों हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा में पास कर सकते हैं, राज्यसभा में पास कर सकते हैं, ठीक है। पास्ट में इसको दोनों हाउस में पास किया जाता है, किस मेजॉरिटी के जरिए से, सिंपल मेजॉरिटी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये फाइनेंशियल बिल में कौन सी मेजॉरिटी, आपको बोलना है सिंपल मेजॉरिटी। फिर पूछा जाएगा ऑर्डिनरी बिल के लिए कौन सी मेजॉरिटी, आपको बोलना है सिंपल मेजॉरिटी, और यहाँ पर आपको बोलना है, ठीक है, ये हो गया। उसकी ये तो हो गया आपका बिल्स के बारे में। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, उनको बोलो क्विक रिवीजन सेशन चल रहा है फॉर यूपीएससी और केएस के बैच के लिए एंड असिस्टेंट रजिस्ट्रार के बैच के लिए। आपको अच्छे से याद होगा, आपको डायरेक्ट फैक्ट्स पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो कि आपको याद रखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। नेक्स्ट हमारा जो होगा स्टार्ट, वो होगा रिलेटेड टू द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट एक लंबा सा यूनिट है, अगर वो कवर हो गया दैट मीन्स आपका आधे से ज़्यादा काम हो गया कंप्लीट। पार्लियामेंट को समझना अच्छे से, अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को समझोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।
लास्ट में ये बताऊंगा, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें कि आपको ये सेशन कैसा लगा, ठीक है। दूसरा, और टेस्ट सीरीज़ के बारे में मैंने आपको पहले बताया, आप ज्वाइन कर सकते हो टेस्ट सीरीज़, सो दैट you can improve your content and also you can revise the content. Thank you so much for watching.